आईआईटी के लिए पढ़ो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट बात हो जब रेलेवेंट मॉक टेस्ट की, select Mathon Go for the win. The most result producing JEE main test series with most 99 plus percentilers. Mathon Go बोले तो the choice of toppers. Join the test series now. Hello everyone, welcome to the top PYQ session, and today we are going to discuss the selected questions of JEE Main 2023 from Vector Algebra. देखो एक चीज क्लियर कर देते हैं पहले कि क्योंकि 2023 में वेक्टर्स के सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में थे, तो इसीलिए ट्रिपल प्रोडक्ट से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, एसटीपी वीटीपी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट क्योंकि अब वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस करने का हमारे लिए कोई सेंस नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस की सिलेक्शन हमने करी है वो सिर्फ उसी पोर्शन में से करी है जो अब हमारे सिलेबस का पार्ट है। यस, तो और ट्राई करिए हमने कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमारे रिवाइज हो जाएं, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चंस के थ्रू सारे चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक बात है, तो स्टार्ट करा जाए सेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इफ E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स। मिड पॉइंट्स वर्ड को देख के क्या हिंट मिल रहा है? जहां पे भी मिड पॉइंट वर्ड आ जाता है ना, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाए, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, कहीं पे भी आ जाए या वेक्टर्स में आ जाए, मुझे पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। यस, तो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं डायगोनल्स के, एंड दिस थिंग, एक वेक्टर में कुछ इक्वेशन दे रखी है, के की वैल्यू पूछी गई है हमसे। पहला काम तो क्या करेंगे कि ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है ना, एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल बोल रखे हैं, कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना लेना अपनी मर्जी से। सो ABCD इज देयर, डायगोनल्स की टर्म्स में बात हो रही है, डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। AC का डायगोनल कौन है? E, सो E इज द, सॉरी, AC का मिड पॉइंट है E और BD का मिड पॉइंट इज F। ठीक है, और मुझे चाहिए क्या ना, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको हमें एक्सप्रेस करना है FE की टर्म्स में। तो देख के बता दो क्या करा जाए क्वेश्चन में। और मेन प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस में जो आती है वो ये आती है कि सर स्टार्ट कहां से करें, ये AB वेक्टर कैसे यूज करें, इसमें माइनस BC वेक्टर कैसे यूज करें। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस की, स्टार्ट कहां से करना है। तो मैं ना आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं जो सारे क्वेश्चंस में काम करेगी, कि हमेशा मेरा स्टार्टिंग स्टेप क्या होना चाहिए, जितने भी पॉइंट्स हैं सबके पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लिया करो, उससे मेरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और वैसे भी मुझे दिख रहा है मिड पॉइंट्स का यूज करने, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो तभी लगा पाएंगे ना अगर पोजीशन वेक्टर्स होंगे मेरे पास। यस, तो ABCD चारों के पोजीशन वेक्टर्स मान लेते हैं, और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किसी एक पॉइंट को पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे मान लिया करो। तो मैं क्या कर लेता हूं, D का पोजीशन वेक्टर हमने ओरिजिन पे मान लिया, लेटर से A का पोजीशन वेक्टर इज A, इसका B एंड इसका C, राइट। और मिड पॉइंट फॉर्मूला से E और F के तो आ ही जाएंगे। सो E का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, A+C/2 आया, और F का क्या आ गया, B/2 आ गया, राइट। ठीक है, अब क्या करें, अब ये जो मुझे सिंप्लीफाई करने हैं ना लेफ्ट हैंड साइड, इसको बैठ के सिंप्लीफाई करते हैं, और मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस वैल्यूज पुट करते जाना। तो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, AB वेक्टर मुझे पता है कैसे लिखा जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो ये आ गया B-A, करते जाओ, माइनस BC क्या हो जाएगा, C-B हो जाएगा, प्लस AD पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो माइनस A आ गया, एंड DC वुड बिकम C ओनली। ये बन गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनेगा, ये 2 टाइम्स B माइनस 2 टाइम्स A माइनस 2 टाइम्स C, ऐसा कुछ आ चुका है। इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे। ठीक बात है, डन। अच्छा, अब चाहिए किसकी टर्म्स में, FE की टर्म्स में। तो एक बार साइड पे FE वाला वेक्टर भी देख लें क्या, कि ये कैसा वेक्टर दिख रहा है। अगेन पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ F, सो A+C/2 माइनस B/2, दैट मीन्स A+C माइनस B/2। चेक करो दोनों में कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है। मुझे क्या करना है, इसको इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कर पाएंगे क्या? हाँ जी, हो जाएगा, दिख रहा है बड़े आराम से। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो उसी टाइप की चीज तो आ जाएगी, और अगर चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, ये कर दिया मैंने, तो बन गई ना बात। ये वाली पूरी एग्जैक्ट सेम चीज वो बन गई है FE वेक्टर। तो क्या मिल गया, -4 टाइम्स FE वेक्टर मिल गया। आंसर आ गया सर, K की वैल्यू -4 आ गई है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कितना इजी हो गया। तो जैसे मैं पोजीशन वेक्टर मान लूंगा, सिर्फ उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, दिमाग कुछ नहीं लगाना, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेट अल्फा वेक्टर इज गिवन, बीटा वेक्टर इज गिवन, ठीक है। बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। बता दो, दो वेक्टर जब भी पैरेलल हों कैसे यूज करेंगे इसको? दो तरीके होते हैं सर, या तो एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखा जाएगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये यूज करते हैं हम, वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि दोनों अगर पैरेलल है ना तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा? जीरो वेक्टर होगा। ये दो तरीके हो सकते हैं इसको यूज करने के, ठीक है। एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये भी पता है सर हमें, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। यस, ठीक बात है, ओके। इफ बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज। सो फाइनली तो मुझे बीटा 2 वाला वेक्टर चाहिए, बीटा 2 आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। तो बता दो कहां से शुरुआत करें? ये जो कंडीशंस दे रखी है, दो ही कंडीशंस है, ये और ये, तो यहां से स्टार्ट करके देख लेते हैं, और तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। बट एक चीज और भी हालांकि आइडिया लग रहा है, क्या कि सर बीटा को ना दो पार्ट्स में ब्रेक करा है हमने, उसमें से एक पार्ट अल्फा के पैरेलल है, दूसरा अल्फा के परपेंडिकुलर है। तो कंपोनेंट्स वाली फीलिंग भी तो आ रही है कि दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करा गया, एक अल्फा के पैरेलल, एक अल्फा के परपेंडिकुलर। तो कंपोनेंट्स वाला फंडा भी तो यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके नजर आ रहे हैं, ट्राई करके देखते हैं दोनों से। मेथड 1 क्या? कुछ नहीं सोचना, कंडीशंस लगाते जाओ। पहली कंडीशन बीटा 1 इज इक्वल टू के अल्फा, और दूसरी कंडीशन बीटा 2 डॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या सिचुएशन चल रही है? दो इक्वेशंस हैं, अननोन कितने हैं चेक करो। के इज द अननोन, बीटा 1 और बीटा 2 ये भी अननोन है। तीन अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। बट कोई बात नहीं सर, ये तीसरी इक्वेशन तो यहां पे रही, बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो मैं ना एक काम करता हूं, इसको एक वेरिएबल कम कर लेते हैं इसमें से। बीटा 2 को मैं क्या लिख रहा हूं? बीटा माइनस बीटा 1 लिख देते हैं। अब लग रहा है बात बन जाएगी। अब सोच के देखो, दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन्स हैं, सोल्व करो दोनों को। यस, करो सिंप्लीफिकेशन। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बीटा डॉट अल्फा माइनस बीटा 1 डॉट अल्फा, बीटा 1 की वैल्यू पुट कर दो चाहो तो। ये सिचुएशन आ गई, ठीक है सर। के की वैल्यू आ जाएगी यहां से, बीटा डॉट अल्फा फाइंड कर लूंगा मैं। क्या आएगा? 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 20 माइनस 10 माइनस के टाइम्स अल्फा डॉट अल्फा का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ये चेक करो कितना आ रहा है। सो दिस इज 25 प्लस 25 दैट इज 50 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास -1/5। यस, तो अगर k आ गया दैट मीन्स बीटा 1 आ गया, बीटा 1 आ गया दैट मीन्स बीटा 2 आ गया, बीटा 2 आ गया दैट मीन्स आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन बची है, हो जाएगा। अब तो कर दो जल्दी से। बीटा 1 क्या आ गया? k टाइम्स अल्फा है, सो -1/5 से अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो। क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाएंगे? -4/5 -3/5 -1। देखो एग्जाम में मैं i j k के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, ये वाली नोटेशन का यूज करूंगा टाइम सेव करने के लिए। तो बीटा 1 आ गया, बीटा 2 क्या आएगा? बीटा माइनस बीटा 1। तो बीटा में से बीटा क्या था? 1 2 एंड -4, इसमें से मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है, कर दो। सो वी आर गेटिंग 9/5, 2 - 3/5 7/5 एंड -3। ये आ चुके बीटा 2। अब क्या करना है? बीटा 2 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, कर दो। क्या बनेगा चेक करो। सो 5 टाइम्स दोनों की डॉट मल्टीप्लीकेशन, यहां से तो 1 1 1 ही आएगा तो ऐड कर देंगे। सो 16/5 -3 ऐसे आ रहा है। यस, सो ब्रैकेट ओपन करेंगे। कुछ मैंने शायद गड़बड़ करी है, चेक करो एक बार जल्दी से। -4/5 -3/5 एंड -1 बीटा 2 1 2 एंड -4, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करा गया है। ओके, सो वी आर गेटिंग 1 + 9/5, दिस इज 2 + 3/5 13/5। ये प्लस था, सो सॉरी 7/5 नहीं है, ये 13/5 है। यस, सो दिस इज गोइंग टू बी 22/5 -3। So this is 5 times 22/5 -3, that means 22 - 15, so 7 would be the answer. Yes, option 3 is correct. तो एक तो ये तरीका हो गया, जो जो कंडीशंस दे रखी थी स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते गए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या? अगर कंपोनेंट्स की टर्म्स में सोच के देखें क्या सिचुएशन चल रही है। देखो ज्योमेट्रिकली याद करो क्या सीखा था हमने कि ये अल्फा वेक्टर है, अगर ये बीटा वेक्टर है, तो अगर मुझे बीटा को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करने तो क्या करेंगे? बीटा से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे,
इनको कुछ नाम दे दो चाहो तो, O B A एंड M। तो मुझे पता है ये वाला जो वेक्टर होता है ना OM, इसको प्रोजेक्शन वेक्टर भी बोल देते हैं कि बीटा की अल्फा के ऊपर जो प्रोजेक्शन बनेगी वो वाला वेक्टर है। या फिर इसको बोलने का दूसरा तरीका कि ये क्या है, कंपोनेंट ही तो है ऑफ बीटा अलोंग अल्फा, ये भी तो बोलते हैं इसको। एंड सिमिलरली ये वाला जो वेक्टर बनेगा, दिस इज कंपोनेंट ऑफ बीटा परपेंडिकुलर टू अल्फा, याद आया? तो इसका यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया। अब बीटा 1 फाइंड करना आता है हमें। बीटा 1 क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर है। क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है सर, पता है हमें, बीटा डॉट अल्फा अपॉन मोड ऑफ अल्फा। ये मैग्नीट्यूड हो गया। यूनिट वेक्टर कौन सा होगा इस डायरेक्शन में, अल्फा कैप। तो यहां से बीटा 1 आ जाएगा ना, सारा कुछ पता है हमें, बीटा डॉट अल्फा आ जाएगा, मोड अल्फा आ जाएगा, अल्फा कैप आ जाएगा। और एक बार अगर बीटा 1 आ गया तो बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 तो है ये, यहां से बीटा 2 भी आ जाएगा। सो दिस कुड बी अनदर मेथड टू फाइंड बीटा 2। यस, जैसे मर्जी कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो। फाइन, ओके। कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ, लेट अस सी। लेट ए वेक्टर इज गिवन, बी एंड सी आर टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, ओके देखो इसको देख के क्लियर हिंट है कि सर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे और वो जो आइडेंटिटी होती है ना, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, पक्की बात है उसी का यूज होगा। यस, यहां पे भी इसका यूज हो जाएगा, ठीक है। बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ पूछा गया मेरे से, तो इसको तो बाद में देख लेते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं इसको कैसे यूज करना है। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करना आता है मुझे। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, देखो क्या आएगा। सो ये बना, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ना, एग्जैक्टली सेम तरीके से इसको याद रखा जाएगा। बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ गया एक्स्ट्रा, बाकी सारा तो सेम ही है। और राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस का ध्यान रखना, राइट साइड के अंदर क्या बनेगा, 2 टाइम्स ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी। यस, चेक करो, काफी सारी टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई, ये सारी कैंसिल आउट हो गई है। ए डॉट बी वाली भी कैंसिल आउट हो गई, और बी डॉट सी तो वैसे 0 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया सर, 0 0 हो गया। तो बचा क्या, 2a डॉट सी 2a डॉट सी। सो 4 टाइम्स a डॉट सी इक्वल टू 0, विच मीन्स a डॉट सी इक्वल टू 0। तो यहां से तो यही एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जा सकती है। देख लेते हैं इसका कैसे यूज करेंगे। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स को वन बाय वन। ए वाली स्टेटमेंट चेक करो, क्या बोल रहे हैं ए में। ए को देख के भी क्लियरली आइडिया मिल रहा है कि दो वेक्टर्स को जब भी ऐड करा जाता है या सब्ट्रैक्ट करा जाता है, उसका मॉडुलस चाहिए होता है, स्क्वायरिंग कर देते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं। सो दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करके देखो क्या बनेगा, ए प्लस लैम्डा सी का स्क्वायर मोड ऑफ ए का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाएंगे, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस का प्लस 2 लैम्डा ए डॉट सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। सो क्या कुछ हो गया, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। और a डॉट सी तो हमने प्रूव कर रखा है 0 के बराबर है, ये भी 0 हो गया। चेक करके बता दो स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, बिल्कुल ट्रू है सर। लैम्डा हमें दे रखे रियल नंबर है, तो लैम्डा स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मोड ऑफ सी स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यस, दिस इज ऑलवेज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये तो बड़े इजीली सॉल्व हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 चेक करो, क्या बोल रहे हैं इसमें, a एंड c आर ऑलवेज पैरेलल। क्या बात कर रहे हो, ए और सी पैरेलल कैसे होंगे, इनका तो डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि ए और सी तो परपेंडिकुलर हैं। तो बी वाली स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। सो चेक कर लो कौन सा आंसर आएगा। सो ओनली ए इज करेक्ट। यस, डन, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट ए वेक्टर इज गिवन, बी वेक्टर इज गिवन, सी वेक्टर इज गिवन, तीनों कंप्लीट वेक्टर्स हैं। Let D is a vector which is perpendicular to both A and B। कुछ याद आया कि सर अगर एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, मतलब वो उन दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो कौन होता है, A क्रॉस B होता है सर। तो पता चल गया कि जो D वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, A क्रॉस B वाली डायरेक्शन होगी। यस और नो। तो बड़े काम का कंसेप्ट है ये, बिल्कुल बेसिक चीज है बट बड़े काम की चीज है।
3D ज्योमेट्री में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको कि एक लाइन L1 दे रखी है, वो L2 के भी परपेंडिकुलर है, L3 के भी परपेंडिकुलर है, तो हम क्या बोल देंगे कि सर वो L2 और L3 के जो डायरेक्शन वेक्टर्स है ना, उनके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगी। सेम फंडा यहां पे यूज हो रहा है। यस, और लैम्डा क्यों लगाया गया? ये गलती होती है कई बार, हम लैम्डा मिस कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि सर डायरेक्टली डी क्या होगा ना, ए क्रॉस बी के बराबर होगा। नहीं, ए क्रॉस बी तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही नहीं अभी, तो इसीलिए लैम्डा लगाना पड़ेगा। यस, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी मान के स्टार्ट करा जाएगा। ओके डन, ठीक है। एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 12, इसका क्या यूज होगा, ये सर लैम्डा फाइंड करने में हमारी हेल्प करेगा, जो एक्स्ट्रा कंडीशन है। तो ठीक है, डी वेक्टर आ जाएगा, और फिर ये पूछा गया, ये भी आ जाएगा अगर डी आ गया तो आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कर देते हैं फटाफट से। चेक करो, डी इज कितना, लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, एंड सेकेंड कंडीशन इज सी डॉट डी इज इक्वल टू 12। सो ए क्रॉस बी फाइंड कर रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से आ जाएगा। सो वी हैव आई जे एंड के, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स आर दिस, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स आर दिस। क्या बन गया ये, सो दिस इज 35, देन 10 प्लस 3 13, सो माइनस 13, के का कंपोनेंट इज माइनस 21, ये आ चुका है ए क्रॉस बी। सो डी वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा टाइम्स दिस। लैम्डा को भी मैं अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, जरूरत पड़ी तो कर देंगे, ठीक बात है। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दे, सी डॉट डी इज इक्वल टू 12 को यूज कर लेते हैं, तो चेक करो क्या आएगा। सी वेक्टर हाँ जी है मेरे पास, इसका और इसका डॉट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आएगा, लैम्डा को बाहर ही रख लो, जरूरत ही नहीं है अंदर भेजने की। क्या बन जाएगा ये, 35 प्लस 13 48, 48 माइनस 42 6 इज इक्वल टू 12। हाँ जी बढ़िया वैल्यू आ रही है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ गया, बन गई बात। फिर तो लैम्डा 2 आ गया, यहां पे रख देंगे, वेक्टर डी आ गया मेरे पास 70 माइनस 26 माइनस 42। यस, बता दो इसके बाद सोल्व हो जाएगा क्या, डी वेक्टर आ चुका है। क्या चाहिए मुझे, सी क्रॉस डी चाहिए, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना आता है हमें, कर लेंगे, इसके साथ डॉट मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो भी करना आता है। तो अगेन थोड़ी कैलकुलेशन और बची है, खुद से कंप्लीट करना, मैं आंसर बता देता हूं आपको, 44 विल बी द आंसर, वेरीफाई कर सकते हैं इसको। यस, चले आगे। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ, let PQR is a triangle, the points A, B and C are on the sides this such that रेशो दे रखी है साइड्स की, रेशो का मतलब ही क्या है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा, कोई डाउट ही नहीं है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, दो ट्राइंगल्स की रेशो पूछी गई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, याद है, दो फॉर्मूलाज होते हैं देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के, या तो हाफ ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, कि कोई भी दो साइड्स के अलोंग के जो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मॉडुलस ले लो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर अगर मुझे सारे वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो उसका फॉर्मूला भी होता है 1/2 मोड के अंदर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस। ये दो फॉर्मूलाज है, जिसकी जरूरत पड़ेगी यूज कर सकते हैं, याद रखना इनको। तो करते हैं ट्राई, क्या सिचुएशन है, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी, नॉट ए बी सी, पी क्यू आर। सो दिस इज द ट्राइंगल पी क्यू आर। पॉइंट्स ए बी सी चेक करो कैसे लोकेट करने हैं। ए पॉइंट कहां पे, क्यू आर के ऊपर है, क्यू ए अपॉन ए आर इज 1/2, सो ये 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। बी पॉइंट है आर पी के ऊपर, आर बी अपॉन बी पी इज 1:2। यस, तो ये किस में डिवाइड करेगा, 1:2, उल्टा हो गया ये, दिस इज सो सॉरी, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, एंड फाइनली पी सी अपॉन सी क्यू इज 1:2, तो ये C हो गया, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ये सिचुएशन है। तो पहला काम तो क्या करें कि सर सेक्शन फॉर्मूला है, यूज करने के लिए पोजीशन वेक्टर्स चाहिए होंगे, वैसे भी मुझे पता है ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर से शुरुआत करी जाती है, और किसी एक को ओरिजिन पे रख लेंगे हम। तो क्या करें, लेट अस से R को हमने ओरिजिन पे रख लिया, P का पोजीशन वेक्टर इज P, Q का इज Q। यस, चाहिए क्या, पी क्यू आर का एरिया चाहिए और ए बी सी का एरिया चाहिए। क्या करूंगा मैं, पहले तो पोजीशन वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं सर, फिर एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, सोल्व हो जाना चाहिए। कर दो जल्दी से। ए का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 1:2 है, तो दिस विल बी 2 टाइम्स क्यू अपॉन 3। बी का पोजीशन वेक्टर 1:2 है, सो p/3, और सी का पोजीशन वेक्टर इज q प्लस 2p/3, ऐसा कुछ आ चुका है।
सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स पता है, बता दो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना, फॉर्मूला 1/2। याद रखना जब भी फॉर्मूला लगाने हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ऐसे चलने हैं। अगर कहीं पे भी ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया गलत हो जाएगा मामला। यस, तो करो इसको, हाफ ऑफ पी क्यू आर करने ना, सो पी क्रॉस क्यू प्लस क्यू क्रॉस जीरो प्लस जीरो क्रॉस पी, जीरो वाले तो जीरो आ जाएंगे, पी क्रॉस क्यू बचा सिंपली। तो इसका रिजल्ट तो ये आ गया डायरेक्टली। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी चेक करने, अब इस पे भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चेक करो। सो ए क्रॉस बी, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते जाओ ध्यान से, 2/9 क्यू क्रॉस पी, ठीक बात है, प्लस में बी क्रॉस सी, इन दोनों की डॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 1/9 साइड पे रख लेते हैं, क्या बना, पी क्रॉस क्यू प्लस 2p, ओके, प्लस सी क्रॉस ए 2/9 साइड पे एंड q प्लस 2p क्रॉस q। देख के ये तो नहीं लग रहा ना कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा बन गई है, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑलरेडी क्या कि इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे p क्रॉस p वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, वैसे दोनों वेक्टर्स पैरेलल है तो थीटा जीरो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, एंड सिमिलरली q क्रॉस q भी जीरो हो जाएगा। तो चेक करो क्या कुछ बचा मेरे पास, 1/2, सो 2/9 ये q क्रॉस p, ठीक है, प्लस 1/9 p क्रॉस q, ओके, एंड प्लस 2/9 4/9 हो जाएगा ये, यस, 4/9 p क्रॉस q, ये चीज आ गई है। तो ठीक है, बढ़िया बात है, ये भी p क्रॉस q की टर्म्स में था, ये भी सारा p क्रॉस q की टर्म्स में आ गया, और मुझे पता है इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 2/9 p क्रॉस q लिख सकता हूं। तो चेक कर लो क्या बना, 4/9, 5/9, 3/9 आ गया, सो 1/2 मोड के अंदर 3/9 p क्रॉस q, डन। सो वी आर गेटिंग 1/6 p क्रॉस q, हो गया बड़े इजीली। क्या चाहिए था, दोनों की रेशियो चाहिए, डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, डन। सो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सेक्शन फॉर्मूला लगाया गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया गया, यस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, an arc PQ of a circle subtends a right angle at the center O। ओके, क्या आइडिया लग रहा है कि PQ क्या होगा, एक क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर्कल के, यस, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क PQ इज R, मिड पॉइंट की बात होगी, अच्छा, बट आर्क का मिड पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, कोई नहीं, चलो OP वेक्टर इज देयर, OR वेक्टर इज देयर एंड OQ वेक्टर इज देयर, देन अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या करेंगे, डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं कुछ आइडिया लग रहा। सो दिस इज अ सर्कल, क्या चाहिए हमें, सेंटर ऑफ द सर्कल इज O, PQ क्या है, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन होगी, लेट अस से दिस इज P, दिस इज Q, ये तो बन गई PQ वाली आर्क, और इसका मिड पॉइंट क्या था, R था, यहां पे मिड पॉइंट R मान लिया हमने। और मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि सर अगर पूरा एंगल 90 डिग्री था ना तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, यस। और क्या गिवन है, OP वेक्टर, दिस इज वेक्टर U, OR इज वेक्टर V एंड OQ इज अल्फा U प्लस बीटा V, ये तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो थोड़ा सा वियर्ड सा क्वेश्चन लग रहा है, कुछ ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा कि कहां से स्टार्ट करें, ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं है, ये जो U और V दे रखे हैं ये भी अननोन वेक्टर्स हैं, पता ही नहीं है कैसे यूज करें। तो क्या समझ में आ रहा है कि सर सिर्फ ना एंगल की टर्म्स में बात समझ में आ रही है कि ये वाला पूरा एंगल 90 है, ये दोनों 45 है, तो क्या करें, 90 डिग्री वाली कंडीशन लगा दें क्या। एक तो मुझे पता है ये कंडीशन लगा सकते हैं कि OP और OQ क्योंकि परपेंडिकुलर है उनका डॉट मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, एक ये कंडीशन लगाई जा सकती है। और कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं, 45 डिग्री वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं, सोच के देखो क्या कि ये वाला एंगल है 45 डिग्री U और V के बीच में, बट सोच के देखो मेरा टारगेट क्या है ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने का टारगेट है, तो इसमें तो अल्फा और बीटा आएगा ही नहीं, तो इसकी तो कोई चिंता मत करो। ये वाले 45 डिग्री का एंगल अगर मैं यूज करूंगा, तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को यूज करना होता है, एक तरीका क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला, कि कोस थीटा इज A डॉट B अपॉन मोड A मोड B। तो इसको अगर मैं यूज करूंगा क्या लिखा जा सकता है, चेक करो, कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू OR वेक्टर डॉट OQ वेक्टर अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड। ये दो कंडीशन समझ में आ रही हैं,
ये वाली 45 वाली कंडीशन से कुछ फायदा नहीं होगा हमारा, क्योंकि अल्फा बीटा हमें नहीं मिलेगा वहां से। ठीक है, तो सोल्व करके देखें, कुछ अगर काम की चीज मिलेगी तो। चेक करो, ओ पी वेक्टर क्या है, सिंपली यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर क्या है, अल्फा यू प्लस बीटा वी, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, ब्रैकेट ओपन करें, सो अल्फा टाइम्स मॉड ऑफ यू का स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स यू डॉट वी इज इक्वल टू 0। मोड ऑफ यू पता है क्या हमें, नहीं पता, बट हाँ मोड ऑफ यू ये पता है रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। तो अगर हम रेडियस को आर मान लेना तो लग रहा है सर बात बन जाएगी कि जहां पे भी मोड ऑफ यू मोड ऑफ वी का यूज होगा सब जगह आर आ जाएगा। तो ट्राई करो, फिर क्या बना, अल्फा टाइम्स आर स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स यू डॉट वी की डेफिनेशन क्या, मोड ऑफ यू दैट इज आर इनटू मोड ऑफ वी दैट इज अगेन आर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, cos 45 डिग्री कितना आ गया, 1/√2 आ गया। सो बढ़िया बात है ये तो, आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट ही हो गया, अल्फा बीटा में मेरे पास एक रिलेशन आ गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, एक रिलेशन यहां से आ गया सर, एक अगर वहां से भी आ जाए, दो इक्वेशन है दोनों को सोल्व कर लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो करो वहां से भी ट्राई, cos 45 डिग्री कितना, 1/√2। ओ आर वेक्टर दैट इज वेक्टर वी ओनली, ओ क्यू वेक्टर इज अल्फा यू प्लस बीटा वी, और मैग्नीट्यूड तो दोनों के मुझे पता ही है, इसका मैग्नीट्यूड भी आर होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी आर होगा, तो आर स्क्वायर हो गया। तो सिमिलर तरीके से सॉल्व हो जाना चाहिए। अल्फा को बाहर रखो, u डॉट वी कितना, मोड u मोड v दोनों के बीच का एंगल का कोस प्लस बीटा मोड ऑफ v का स्क्वायर इज दिस। बन गई सर बात, आर स्क्वायर फिर से कैंसिल आउट हो गया, अल्फा बीटा में इक्वेशन आ गई है। सो 1/√2 इज अल्फा/√2 प्लस बीटा, चाहो तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ आ गया। क्या लग रहा है दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर पाएंगे, हाँ हो जाएगी। यहां से बीटा को लिख लेते हैं ना अल्फा की टर्म्स में, हो गया डन। सो लेट अस सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ बीटा हियर, कितना बन गया, 1 इज इक्वल टू अल्फा√2 इंटू दिस, सो -2 अल्फा, यस अल्फा इज इक्वल टू -1, डन। अल्फा -1 आ गया तो बीटा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या पूछा गया था, अल्फा एंड बीटा स्क्वायर। थोड़ी तसल्ली भी हो रही है कि सर सही करा होगा हमने, बीटा √2 आया है इसीलिए इसको बीटा स्क्वायर देना पड़ा होगा। यस, तो हमें बताना है कि -1 और 2 किसके रूट होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो हमें बनानी आती है। x² माइनस सम ऑफ रूट्स 1 है वो तो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2, तो ये इक्वेशन बन गई है। ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। सो बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, बट कंसेप्ट तो ये यूज हुआ है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का, 90 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल। फाइन, ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ, लेट अस सी, लेट लैम्डा इज एन इंटीजर। ध्यान रखेंगे अगर इसका कोई यूज आएगा तो, ए वेक्टर दे रखे लैम्डा की टर्म्स में, बी वेक्टर इज गिवन, सी इज अ वेक्टर सच दैट, ये कुछ कंडीशन दे दी गई है, ठीक है चलो देखते हैं अभी। ए डॉट सी की वैल्यू गिवन है, बी डॉट सी की वैल्यू ये फाइंड करने, काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो एक काम करते हैं, पहले चेक करते हैं टारगेट क्या है मेरा, ये चीज फाइंड करनी है। इसमें सी इज द अननोन एंड लैम्डा इज द अननोन, ये दो चीजें फाइंड करने का टारगेट है। तो देखना पड़ेगा कहां से स्टार्ट करें। ए डॉट सी इक्वल टू -17, इसका तो क्या ही करेंगे सर, सी वेक्टर तो पता ही नहीं है। बी डॉट सी का भी क्या ही करेंगे, तो मेन कंडीशन तो सिर्फ यही वाली है ना, इसको देखना पड़ेगा कैसे टैकल करा जाए। तो अगर इसका आइडिया लग गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो देख के बता दो कैसे स्टार्ट करें इसको। पहली चीज तो, पहला थोड़ा दिमाग में क्या आ सकता है कि ब्रैकेट ओपन कर देते हैं डायरेक्टली, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी तो 0 हो जाएगा, तो ये चीज है एक, तो ये चीज समझ में आ रही है। क्या लग रहा है कुछ फायदा होगा इससे। ए क्रॉस सी कैसे फाइंड करेंगे, कोई आइडिया नहीं है सर, सी वेक्टर तो है ही नहीं है। और देखो एक चीज और हमेशा याद रखेंगे जो, कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सी वेक्टर फाइंड करने, एक मेथड मेरे पास हमेशा क्या अवेलेबल होता है कि सर सी वेक्टर को ना एक्स वाई जेड की टर्म्स में मान लेते हैं, जो जो कंडीशंस दे रखी होंगी अप्लाई करते जाएंगे, 1 बाय 1 एक्स वाई जेड में इक्वेशन आ जाएंगी, सोल्व कर लेंगे। बट मुझे पता है ये वाला मेथड हमेशा लेंथी बनता है, तो इसको मैं एज अ लास्ट ऑप्शन यूज करता हूं हमेशा, बट कोशिश करी जाती है किसी दूसरे तरीके से अगर सोल्व हो पाए तो। यस, तो उसकी बात नहीं कर रहे अभी, कोई दूसरा तरीका सोचने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहां से तो नहीं लग रहा कि आगे कुछ प्रोसीड कर पाएंगे, इसको तो छोड़ दो चलो। और क्या तरीका नजर आ रहा है, एक चीज और समझ में आ रही है सर, कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है ना, इसका मतलब क्या कि वो दोनों वेक्टर्स तो पैरेलल ही होते हैं, नहीं
यहां से लग रहा है बात बन जाएगी। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं उसका मतलब क्या होता है, दैट वन वेक्टर कैन बी रिटन एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। तो k टाइम्स c ऐसे लिख लेते हैं, बन जाएगी बात। a वेक्टर पता है, b वेक्टर पता है, k इज द ओनली अननोन। k अगर पता चल गया तो c वेक्टर आ जाएगा। यस, तो एक ही अननोन के साथ डील करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 3 वेरिएबल। तो करते हैं ट्राई फिर। c वाली टर्म्स एक साइड पे कर लो, c टाइम्स k माइनस वन इज इक्वल टू a प्लस बी। और k माइनस वन के चक्कर में भी क्यों ही पढ़ना, k माइनस वन भी तो कांस्टेंट ही है ना, इसको कुछ नया कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लें, कुछ मान लो, अल्फा मान लो। यस, सो वी हैव c टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू a प्लस बी, राइट। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा कैसे करें। उसके लिए मेरे पास ये वाली कंडीशंस है ना, तो काफी चांसेस है कि इसका यूज आ जाएगा। a डॉट सी इक्वल टू -17, a डॉट सी का कैसे यूज करें। एक काम करते हैं, चाहो तो तुम ये कर लो कि c की वैल्यू 1 बाई अल्फा इंटू a प्लस बी रख के यहां पे पुट कर दो, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं a से दोनों तरफ, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। सो डॉट मल्टीप्लाई विद a करेंगे तो क्या आएगा, चेक करो, a डॉट सी टाइम्स अल्फा। अल्फा स्केलर नंबर है, याद रखना। यस, अल्फा यहाँ पे यूज तो नहीं हो रखा ना, तो अल्फा इज अ स्केलर नंबर, बाकी सारे वेक्टर चल रहे हैं। a से डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो a डॉट a प्लस b डॉट a। चेक करो, वैल्यूज पुट कर सकते हैं। a डॉट सी कितना, -17, मॉड ऑफ a स्क्वायर कितना, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, b डॉट a कितना, 3 लैम्डा -3, ऐसा कुछ आ गया अजीब सा। सो -17 अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -1। एक इक्वेशन तो आ गई है अल्फा और लैम्डा में। दूसरी इक्वेशन यहां से आ जानी चाहिए, बीटा डॉट बी डॉट सी से। तो दूसरे बार में क्या करते हैं, डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से। यस, क्या बनेगा, सो वी हैव बी डॉट सी टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। फिर से वैल्यूज पुट करो, b डॉट सी इज -20 अल्फा, a डॉट बी हमने यहाँ पे भी देखा था 3 लैम्डा -3, एंड मोड ऑफ b का स्क्वायर कितना, 9 + 1 10, 10 + 4 इज 14। सो वी आर गेटिंग -20 अल्फा 3 लैम्डा प्लस 11। दो इक्वेशंस हैं, क्या लग रहा है सॉल्व करके अल्फा और लैम्डा आ जाएगा क्या। लैम्डा तो मुझे चाहिए, अल्फा भी चाहिए, तभी सी आ पाएगा। तो ठीक है, दोनों फाइंड करने, क्या करें, डिवाइड कर दें क्या दोनों को। हाँ जी, डिवाइड करके बात बन जाएगी ना, करते हैं। चलो, क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस कर रहे हैं, सो 17/20, और इस तरफ कितना, लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा -1 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 11। थोड़े बड़े नंबर्स आ गए हैं, कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी थोड़ी। सो 51 लैम्डा प्लस 170 एंड 187, 20 लैम्डा स्क्वायर 60 लैम्डा -20। सो वी आर गेटिंग 20 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -207 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आ गया। चेक करो, सोल्व कर पाएंगे क्या। थोड़े से बड़े नंबर से फैक्टराइज करना मुश्किल हो रहा है सर, क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि बैठ के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या फैक्टराइज करने की ट्राई करें, बट मैं ना थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करूंगा। मुझे क्वेश्चन में हिंट दे रखा था कि लैम्डा तो इंटीजर है, तो क्यों ना हिट एंड ट्रायल का यूज कर लें, उससे शायद ज्यादा इजीली हो जाएगा। सोच के देखो, लैम्डा इज इक्वल टू 1, बात बनेगी, नहीं 2, नहीं 3 से लग रहा है बात बन जाएगी, सेटिस्फाई हो रहा है, 9 180, हाँ जी सेटिस्फाई हो रहा है। देख रहे हो कितना इजीली हो गया, लैम्डा इक्वल टू 3। और एक रूट अगर आ गया, दूसरा रूट भी आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, -207/20। तो दूसरा तो इंटीजर नहीं ही आएगा, राइट, ठीक बात है। तो दूसरा रूट नहीं आ रहा, एक ई इंटीजर रूट आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 3। सो लैम्डा की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर देंगे, और लैम्डा की वैल्यू आ गई तो अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर लो यहाँ से। सो क्या आ गया, -20 अल्फा इज इक्वल टू 3 × 3 9, 9 + 11 20। सो अल्फा इज -1, डन, बन गई बात। सो अल्फा इक्वल टू -1 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, सी वेक्टर क्या आ गया, -c वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी। सो सी वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी माइनस टाइम्स a प्लस बी। आ गया ना सब कुछ, यस। सो सी वेक्टर इज नोन एंड लैम्डा इज नोन, यहां पे पुट कर देंगे। डॉट मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमें आता है, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से कर लेंगे, मॉडुलस फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे।
तो आगे का काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन गया बट अच्छा क्वेश्चन था समझने के लिए। यस, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट करना है इसका खुद से। मैं आपको आंसर बता देता हूं, द फाइनल आंसर विल बी 46। डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए वेक्टर इज गिवन लैम्डा की टर्म्स में, बी वेक्टर इज गिवन लैम्डा की टर्म्स में, ए डॉट सी इज गिवन, बी डॉट सी इज गिवन, इतना कुछ दे दिया। देन फाइनली मॉड ऑफ ए डॉट बी पूछा गया। देखो सबसे बढ़िया चीज, सबसे काम की चीज क्या नजर आ रही है, ए डॉट सी, इसका तो डायरेक्टली तो यूज कर नहीं पाएंगे, बी डॉट सी का डायरेक्टली तो यूज कर नहीं पाएंगे, ये काम की चीज है। और ये वाला पैटर्न तो ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैटर्न, खूब देखने को मिलेगा आपको वेक्टर्स के क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न। क्या करेंगे, एक मेथड तो कि सर वही सी को एक्स वाई जेड मान के सोल्व कर लें, बट बढ़िया तरीका क्या होता है, क्या करेंगे ना, दोनों चीजों को एक साइड पे शिफ्ट कर दो और क्रॉस सी वाली जो टर्म है ये दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, कॉमन लेके लिखूंगा इसको, a माइनस बी क्रॉस सी। चेक करो, ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लीकेशन भी तो वैसे ही काम करती है जैसे रियल नंबर्स वाली मल्टीप्लीकेशन काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पे भी काम करती है। तो हमेशा इस वाले पैटर्न को ऐसे डील करा जाएगा। अब क्या करें, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो सर तभी होता है अगर दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर्स हों। पैरेलल वेक्टर्स आ गए, और अगर पैरेलल हैं तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर होगा। सो जैसे मर्जी लिख लो, सी वेक्टर अननोन है ना, तो सी को लिख लेते, लैम्डा यूज हो रखा है ऑलरेडी, के टाइम्स ए माइनस बी, ऐसे लिख लिया हमने। ये बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो अब सिर्फ एक ही अननोन है जो मुझे फाइंड करना है, दैट इज के आ गया तो पूरे का पूरा सी वेक्टर पता चल जाएगा। यस, पूछा क्या गया था, ए डॉट बी की वैल्यू पूछी गई थी। ए डॉट बी का मतलब मुझे तो लैम्डा चाहिए, टारगेट क्या है, लैम्डा फाइंड करने का टारगेट है। तो क्या करें, एक काम करते हैं सर, के एक अननोन है, लैम्डा दूसरा अननोन है, और दोनों को फाइंड करने के लिए मेरे पास दो कंडीशंस है, तो इसका यूज कर लूंगा मैं। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू 7 एंड बी डॉट सी इज इक्वल टू -43/2 कर दो यूज, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार इसी में डॉट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। सो डॉट मल्टीप्लाई विद ए डॉट सी कितना हो गया 7 इज इक्वल टू के टाइम्स ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, वैल्यूज पता है पुट कर देंगे। यस, ए डॉट ए कितना, मोड ऑफ ए का स्क्वायर, सो 1 + 4 5 + लैम्डा स्क्वायर। ये भी थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, इक्वेशन सोल्विंग में थोड़ी मेहनत लगेगी लग रहा है। माइनस ए डॉट बी कितना 3 - 10 -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर। क्या हो गया, डायरेक्टली आ गया क्या ये, इससे बढ़िया बात तो क्या हो सकती है, माइनस ए डॉट बी था, सो -7 माइनस, अच्छा माइनस ये भी तो है, नो 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 गड़बड़ कर दी मैंने, 3 - 10, हाँ -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर आना था बट माइनस साइन ऑलरेडी तो प्लस हो गया। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 लैम्डा स्क्वायर + 12। एक इक्वेशन आ गई है। दूसरी बार क्या करें, बी डॉट सी का यूज करने, तो बी से डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट मल्टीप्लाई विद बी, क्या बनेगा, सो -43/2 इज इक्वल टू के टाइम्स ए डॉट बी माइनस मोड ऑफ बी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन ही चल रही है, कुछ भी नहीं है और तो दिमाग लगाने वाला, मेन सोचने वाली चीज तो यही थी, बस सीखने वाली चीज तो यही है, बाकी तो ऐसी क्लैरिकल काम कर रहे हैं। ए डॉट बी कितना, ए डॉट बी यहां से फाइंड करा था क्या हमने, हाँ जी, -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर आया था। मोड ऑफ बी का स्क्वायर कितना आएगा, चेक करो, 9 + 25 34 + लैम्डा स्क्वायर, सो -34 माइनस लैम्डा स्क्वायर ऐसे आ गया। सो -2 लैम्डा स्क्वायर -41, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, सो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन कैसे सोल्व करें, फिर से वही काम है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सबसे इजी तरीका है, और किसी चीज में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। तो दिस अपॉन दिस अगर करेंगे, चेक करो क्या आ रहा है, 43/7, के तो कैंसिल आउट हो गया, 4 लैम्डा स्क्वायर + 82 अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर + 12, तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, 2 लैम्डा स्क्वायर + 41 अपॉन लैम्डा स्क्वायर + 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर से थोड़ी सी कैलकुलेशन तो बनेगी, इज इक्वल टू 14 लैम्डा स्क्वायर
287 ऐसा कुछ बन गया। सो वी आर गेटिंग 29 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई काम की चीज़ आ रही है क्या, ये 9 बनेगा और ये 29। हाँ जी बढ़िया बात है, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यस लैम्डा पे कुछ कंडीशन थी क्या, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नहीं सर कोई कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स लैम्डा की दोनों पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं प्लस और माइनस 1। तो बन गई क्या बात, लैम्डा आ गया। मेरा टारगेट क्या था, ए डॉट बी फाइंड करने का टारगेट था, तो चेक करो ए डॉट बी किसके बराबर है, ए डॉट बी तो हमने देखा था यहाँ पे -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर के बराबर आया था। हाँ जी सर सोल्व हो गया, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है, पुट कर देंगे -8 आ गया। तो मॉडुलस पूछा गया था, द फाइनल आंसर विल बी 8 ओनली। सो क्वेश्चन इजी था, करना क्या था, बस इस पैटर्न का यूज करना था, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी वाले पैटर्न का, इसको याद रखा जाएगा हमेशा। यस ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी सी विथ 3 वेक्टर्स सच दैट मोड ऑफ ए इज गिवन, मोड बी एंड मोड सी ये भी गिवन है, तीनों के मैग्नीट्यूड्स गिवन है, एंड 2 टाइम्स ए क्रॉस पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी क्रॉस ए। कुछ देख के आइडिया लग रहा है इसको, पिछले क्वेश्चन जैसा कुछ पैटर्न लग रहा है ना। चलो देखते हैं, अभी पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। इफ द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का एंगल भी दे रखा है, ओके, देन अल्टीमेटली ये चीज पूछी गई है मेरे से, ओके। अच्छा इसमें ना थोड़ी सी एक कंफ्यूजन हो सकती है कई बार, देखना ध्यान से, क्या पूछा गया, ए क्रॉस सी का स्क्वायर अपॉन ए मोड बी का स्क्वायर। अब ए मोड बी का स्क्वायर तो ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बट ए क्रॉस सी का स्क्वायर कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता। यस तो जब भी आपके पास ये लिखा गया है ना कि किसी वेक्टर ए का स्क्वायर, कोई सेंस नहीं है इसका, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होना चाहिए, बट अगर इसने नहीं दे रखा तो मैं तो यही एज्यूम करके चलूंगा। तो बेसिकली क्या पूछा गया हमसे कि भाई मॉड ऑफ ए क्रॉस सी का स्क्वायर अपॉन ए डॉट बी का स्क्वायर, ये पूछा गया, ठीक बात है। अच्छा तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। मेन कंडीशन तो क्या है मेरे पास पूरे क्वेश्चन में, ये कंडीशन है, देख के बताओ क्या आइडिया लग रहा है। दोनों साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट है सर, और दोनों में एक वेक्टर कॉमन है, तो वही वाला पैटर्न बन जाएगा जो हमने अभी डिस्कस करा था। चेक करो कैसे लिखे इसको, ध्यान देना। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। अच्छा प्रॉब्लम क्या है ना कि सर अभी ना मैं ए क्रॉस कॉमन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, यहां पे ए पहले लिखा गया, यहां पे बाद में लिखा गया, तो कोई बात नहीं, वो तो मैनेज करना आता ही हमें। इसको कैसे लिखा जा सकता है, -3 टाइम्स ए क्रॉस सी लिखा जा सकता है। अब लग रहा है बात बन जाएगी। यस चेक करें, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। बन गई है बात, कॉमन ले सकते हैं, ए क्रॉस कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, सो वी आर गेटिंग ए क्रॉस 2b plus 3c is equal to 0। यस तो अब आगे का मेथड पता है हमें कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि 0 आ गया, दोनों के दोनों कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, तो एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो या तो आप लिख लो a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस, या फिर लिख लो ये वाला इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a, जैसे भी आपको अच्छा लगे यू कैन डू दैट। तो सपोज मैंने लिखा है 2b plus 3c इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a। यस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कंडीशन है क्या, हाँ जी एक कंडीशन तो दे रखी थी इसने कि एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 2π/3। क्या लग रहा है कैसे यूज कर पाएंगे इसका, है कोई आइडिया, हो जाएगा सर, 2b plus 3c है ना, तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेके स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो मुझे पता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है ना उसमें b डॉट c वाली टर्म आती है, उसमें एंगल का यूज हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो यस कर देते हैं। क्या कर रहा हूं इसको, मैं दोनों साइड पे मॉडुलस ले रहा हूं और दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। ये वाली तो बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, खूब यूज होती है, पता ही हमें। कर दो, क्या बनेगा ये 4 टाइम्स मॉड ऑफ b का स्क्वायर, मॉड ऑफ b कितना है लिख लें एक बार यहां से, तो ये दे रखा था ना मेरे पास, सो मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 1/2 और मॉड ऑफ c इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है। डन, तो वैल्यूज पुट करते हैं, 4 टाइम्स मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स मॉड ऑफ c का स्क्वायर, प्लस में 3 इंटू 2 इंटू 2 12 टाइम्स b डॉट c, और b डॉट c को फिर से क्या लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ c इंटू कोस थीटा, कोस 2π/3 कितना -1/2, लैम्डा स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ a का स्क्वायर एंड मॉड ऑफ a का स्क्वायर इज 31। ये सिचुएशन आ गई है, सिंप्लीफाई करके देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, सो वी आर गेटिंग 1 + 36
-6 31 लैम्डा स्क्वायर। बढ़िया वैल्यू आ गई है सर, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, प्लस और -1 आ गई है लैम्डा की वैल्यू। यस, तो वी आर गेटिंग द सिचुएशन एज 2b + 3c इज इक्वल टू प्लस और -a। ये सिचुएशन है, ठीक बात है। अब देखते हैं, एक बार दोबारा से पूछा क्या गया था, a क्रॉस c चाहिए था और a डॉट b चाहिए था। ठीक है, हो जाना चाहिए। अब तो सोच के देखो, a क्रॉस c अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए इनफैक्ट मुझे। क्या करें, एक काम करते हैं, ये वाला जो a वाला वेक्टर मैंने फाइंड किया ना, इसको उठा के यहां पे पुट कर देता हूं। तो a वेक्टर क्या था मेरा, a वेक्टर इज प्लस और -2b + 3c। इसको पुट कर रहे हैं यहां पे, देखो अगर कुछ बात बनेगी तो, राइट। तो क्योंकि मेरे पास जो पूरे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ना, कंपोनेंट्स की टर्म्स में तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो सोचना ही मत कि a के कंपोनेंट्स फाइंड कर लूंगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर b और c के टर्म्स में है, उसी सिचुएशन में पुट करना पड़ेगा, उसी फॉर्म में पुट करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो कर देते हैं। प्लस और माइनस का तो कोई रोल वैसे ही नहीं है सर, मॉडुलस है, ठीक बात है, तो प्लस लेके चल लेंगे। सो वी आर गेटिंग, स्क्वायर भी कर ही दो, सो mod ऑफ 2b + 3c क्रॉस c, ये चीज है, इसका स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। c क्रॉस c तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वैसे ही। तो बचा क्या, 2 टाइम्स b क्रॉस c बचा, डन। और b और c के बीच का एंगल मेरे पास है ये, तो आ जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। सो देखो 2 का स्क्वायर इज 4, mod ऑफ b स्क्वायर mod ऑफ c स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। कर दो वैल्यूज पुट, आ जाएगा mod ऑफ b का स्क्वायर कितना 1/4, mod ऑफ c स्क्वायर कितना 4, साइन स्क्वायर 2π/3 कितना 3/4, ये चीज आ रही है। 4 4 कैंसिल आउट, 4 4 कैंसिल आउट, 3 आ गया। एक पार्ट हमने सोल्व कर लिया, न्यूमरेटर वाला। डिनोमिनेटर वाला भी सोल्व करके देखो, a डॉट b का स्क्वायर चाहिए था, हो जाएगा। फिर से a की वैल्यू कितनी, ये वाली, स्क्वायर करना है तो प्लस माइनस नहीं मैटर करेगा। सो 2b + 3c डॉट b का स्क्वायर क्या बन गया, 2 टाइम्स mod ऑफ b का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स b डॉट c। b डॉट c का मतलब पता है हमें, mod b mod c cos ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट कर दो, फिर से हो जाना चाहिए ये भी। सो 2 × 1/4 प्लस 3 × 1/2 × 2 × -1/2, ऐसा कुछ आ गया, इसका स्क्वायर करना है। सो 1/2 -3/2 का स्क्वायर, सो वी आर गेटिंग 1। इसकी वैल्यू 3 आई थी, इसकी वैल्यू 1 आई थी, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर इज इक्वल टू 3, राइट। तो मजेदार क्वेश्चन था काफी, और अगर मुझे ये वाला पैटर्न नहीं पता तो फिर तो यहीं पे स्टक हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करने आगे। तो पहले भी बताया था दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, याद रखना इसको। ओके डन। एक और लास्ट मजेदार क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी। प्लीज रीड द स्टेटमेंट। द वेक्टर ए इज रोटेटेड थ्रू अ राइट एंगल। रोटेशन का क्वेश्चन आ गया। रोटेशन को देख के जनरली हम लोग डर जाते हैं, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो एक चीज ना हमेशा याद रखो, जब भी रोटेशन की बात आएगी, दिमाग हमारा कैसे काम करेगा कि सर जब रोटेशन करते हैं ना कोई चीज हमेशा फिक्स रहती है। बिफोर रोटेशन एंड आफ्टर रोटेशन वो जो चीज फिक्स रहती है उस पर नजर रखेंगे हमेशा। जैसे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस में तुमने ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे, सुनना कि भाई मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, वो 2,0 से पास कर रही है और 15 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने क्या करा, उस स्ट्रेट लाइन को रोटेट कर दिया, मान लो 30 डिग्री एंगल से, 30 डिग्री एंगल से रोटेशन कर दी मैंने। इसी पॉइंट के अबाउट 2,0 वाले पॉइंट के अबाउट रोटेशन कर दी है। ऐसे क्वेश्चन करे हमने स्ट्रेट लाइन में। अब इसमें क्या होता है कि अगर स्ट्रेट लाइन की रोटेशन करी गई है इस पॉइंट के अबाउट, तो हम क्या बोल देते हैं कि सर क्योंकि पॉइंट के अबाउट करी गई है ना, तो ये वाला पॉइंट तो दोनों में फिक्स है, बिफोर रोटेशन एंड आफ्टर रोटेशन इसका यूज कर लिया जाता है। और कितने एंगल से रोटेट करा गया, 30 डिग्री से, तो इसका यूज कर लिया जाता है कि एंगल बिटवीन द लाइंस 30 डिग्री होगा। सही बात है। अब इस केस में क्या बात चल रही है, वेक्टर की रोटेशन करी गई है। अगर तुम वेक्टर की रोटेशन करोगे, सोच के देखो, मान लो ये एक वेक्टर था, इसको तुमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो होगा क्या कि सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, ओ ए बराबर ओ बी। तो पहले अगर ए वेक्टर था, अब बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बिफोर रोटेशन एंड आफ्टर रोटेशन। लाइन का तो कोई मैग्नीट्यूड होता नहीं है, तो वो तो नहीं कर सकते थे, उसमें पॉइंट को फिक्स कर दिया हमने, इसमें मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया, और दोनों के बीच का जो एंगल है उसका यूज कर लेंगे, ए इज परपेंडिकुलर टू बी।
तो ये चीज होती है, एक तुम्हें जो भी एंगल दे रखा होगा उसका यूज करा जाएगा और दूसरी जो भी चीज फिक्स रहती है उसका यूज करा जाएगा। ऐसे याद रखेंगे इसको। ओके, तो चलो आगे रीड करते हैं। वेक्टर ए इज रोटेटेड थ्रू अ राइट एंगल, ठीक है, पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस इन इट्स वे। ये कैसी स्टेटमेंट है? वाई एक्सिस को पास करके जा रहा है रास्ते में, एंड द रिजल्टिंग वेक्टर इज बी, फाइनल जो वेक्टर आएगा वो बी आएगा। देन द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन सी, अल्टीमेटली प्रोजेक्शन पूछी गई है। प्रोजेक्शन के लिए तो पता है फॉर्मूला लग जाएगा सिंपली। तो टारगेट क्या है कि ये वाला वेक्टर फाइंड करना होगा, इसमें से भी ए वेक्टर तो गिवन है, बस बी वेक्टर फाइंड करने का टारगेट है। यस, तो सोच के देखते हैं, एक रफ सी डायग्राम बना लें क्या? लेट अस सी। सो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट अस से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वेक्टर ए गिवन है हमें, मान लेते हैं चलो ये है वेक्टर ए हमारा, इसको हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, ये आ गया वेक्टर बी। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज द ओरिजिन। इतना तो समझ में आता है, बट जब तक इस वाली स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ में आएगा ना, तब तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? तो सोच के बताओ क्या मतलब होना चाहिए इसका, कि भाई रास्ते में वाई एक्सिस को पास कर रही है, क्रॉस कर रही है वाई एक्सिस को। सोच के देखो, एक वेक्टर था स्पेस में, 90 डिग्री से रोटेट करा, तो अगर वो रास्ते में वाई एक्सिस को पास करके जा रहा है मतलब उसी प्लेन में रोटेशन चल रही है। तो कहना क्या चाह रहे हैं ना वो, कि भाई जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो वाई एक्सिस भी उसी प्लेन में आएगी जिस प्लेन में रोटेशन चल रही है। इन अदर वर्ड्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर और वाई एक्सिस क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। तो एक तो ना मुझे ये कंडीशन समझ में आ रही है कि भाई ए वेक्टर, बी वेक्टर और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है? जे कैप वाला वेक्टर, राइट? ये कोप्लेनर हो जाएंगे, ये मतलब है इसका। तो कल को अगर दोबारा कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है किसी क्वेश्चन में, मुझे पता चलना चाहिए कि भाई कोप्लेनर की बात कर रहे हैं। और कोप्लेनर की कंडीशन पता है मुझे, वन वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू वेक्टर्स, राइट? ठीक है, ये पता चल गया। और कोई कंडीशन है क्या? नहीं, और कोई कंडीशन नहीं है सर, बस पता है हमें एक कंडीशन ये लग जाएगी। दूसरी कंडीशन अभी सीखा था हमने कि सर दोनों परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर टू बी वाली कंडीशन लग जाएगी। तीसरी कंडीशन मोड ए इज इक्वल टू मोड बी। तो पूरे क्वेश्चन को रीड करके तो ये तीन चीजें दिमाग में आ रही हैं कि ये तीन कंडीशन लगा देते हैं, होपफुली यहां से वेक्टर बी आ जाना चाहिए मेरे पास। और अगर वेक्टर बी आ गया बाकी का काम भी हो ही जाएगा फिर तो। यस, करें ट्राई? तो करो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन लगा रहा हूं पहले मैं, तीनों वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है, मुझे वेक्टर बी चाहिए, तो बी वेक्टर को लिख रहा हूं मैं बाकी दोनों के स्केलर कॉम्बिनेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन में, सॉरी, ये चीज है। एक काम करते हैं, कंपोनेंट्स मेरे पास है ये, यूज कर लेते हैं। तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कंपोनेंट्स आ गए? -x, 2x एंड x। प्लस में y से मल्टीप्लाई करेंगे j कैप को, तो 0, y एंड 0। सो b वेक्टर कुछ ऐसा आ चुका है मेरे पास, -x, 2x प्लस y और x। सो दो ही अननोन्स हैं जो मुझे चाहिए, x चाहिए और y चाहिए। x और y की वैल्यू आ गई तो b वेक्टर आ जाएगा। और मुझे दिख ही रहा है कि सर दो वेरिएबल हैं, उसके लिए दो कंडीशंस मेरे पास है, इनका यूज कर लेंगे। करते हैं, सेकंड कंडीशन यूज करो, a एंड b आर परपेंडिकुलर। सो दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन इज 0, a डॉट b को 0 करना है। a वेक्टर के कंपोनेंट्स ये वाले और b वेक्टर के कंपोनेंट्स आर दिस, कर दो, दिस इज इक्वल टू 0। चेक करो क्या आ रहा है रिलेशन। सो x प्लस 4x प्लस 2y ऐसा कुछ आ गया। सो वी आर गेटिंग 3y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4x प्लस 2y प्लस x, ठीक है। सो 3y इज इक्वल टू, सो सॉरी, this will become 2y ना, not 3y. So we have 2y is equal to minus 6x, that means y is equal to minus 3x. y की वैल्यू आ गई x की टर्म्स में, क्या करें? यहां पे पुट कर देते हैं चलो। तो b वेक्टर मेरे पास कैसा आ गया? a की वेरिएबल में आ गया। सो माइनस x एंड x, ये आ चुका है वेक्टर b। अब सिर्फ x फाइंड करने की देरी है, वो तो आ ही जाएगा। कैसे? तीसरी कंडीशन से, मोड ऑफ a इज इक्वल टू मोड ऑफ b। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर दो। a का मैग्नीट्यूड चेक करो कितने, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, और इसका अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर इक्वल टू 6, x की दो वैल्यूज आ गई हैं, प्लस और माइनस रूट 2। अच्छा, अब यहां पे सोचना पड़ेगा क्या दोनों पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है या दोनों में से कोई एक ले? क्या करें? कोई आइडिया लग रहा है यहां से? अभी तो कोई आइडिया नहीं लग रहा सर। एक काम करते हैं, दोनों केसेस लेके देख लेते हैं। एक बार x को √2 ले लो, एक बार -√2 ले लो। √2 लेंगे तो वेक्टर भी देखो क्या आ रहा है,
सो -√2 एंड √2, और यहां से -√2 लेंगे तो दिस इज √2 एंड -√2। ये दो पॉसिबल वेक्टर्स आ गए हैं। यस अब देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है, अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ना, एक तरीका क्या होगा कि सर एक काम करते हैं, दोनों में से ना कोई भी एक केस उठा लेते हैं और यहां पे पुट कर देते हैं, ये वाला वेक्टर आ जाएगा, प्रोजेक्शन फाइंड कर लेते हैं, आंसर मैच कर लेंगे, आएगा नहीं आएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया कि कोई भी केस उठा लो, सॉल्व करूंगा, अगर आंसर मैच कर गया तो मार्क करके आ जाएंगे, अगर नहीं मैच करा दूसरा केस हो जाएगा। इसका मतलब एक तो ये तरीका हो सकता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई क्या पता दोनों में से एक ही आंसर आना हो और हम गलत वाला पिक कर लें और उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑप्शन में आंसर मैच भी कर जाए मेरा। तो मतलब कोशिश तो यही करेंगे अगर दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर पाए। तो देखो मेरे पास कोई कंडीशन है क्या किसी को एलिमिनेट करने की? अब यहां पे ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, ध्यान से सुनना। आर्ग्यूमेंट क्या है, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, हमने क्या बोला था कि भाई ए से बी में रोटेशन करी गई, रास्ते में वाई एक्सिस आ रही थी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होगा ना कि बी वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा होगा थीटा एंगल, ये कैसा एंगल होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए या नहीं? डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, सेंस बन रहा है इस बात का। तो ए से रोटेशन करते हुए बी की तरफ गए, रास्ते में वाई एक्सिस आ रही थी, मतलब वाई एक्सिस और बी के बीच का एंगल हमेशा एक्यूट होगा। तो मिल गई सर कंडीशन। अगर बी और वाई एक्सिस के बीच का एंगल एक्यूट है, मतलब क्या कि बी का ये वाला जो कंपोनेंट है ना, जे कंपोनेंट, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए फिर तो। यस अब इस केस में ये नेगेटिव आ गया, इसमें पॉजिटिव है, तो ये वाला केस हमारा हो गया एलिमिनेट। अब ये बड़ी कमाल की चीज हो गई है, ये सोचना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल है एग्जाम के अंदर, बट अगेन पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हो सकता है कि ना पता चले एग्जाम में, बट अब मुझे पता चल गया, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा मैं। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, वैल्यूज ही पुट करनी है। अब तो बी वेक्टर आ चुका है, मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए था 3a + √2b, कर दो, फाइंड कर लो क्या आ रहा है ये। 3a का मतलब क्या है? -3, 6 एंड 3, और √2 टाइम्स दिस 2, 2 एंड -2, कितना आ गया ये? दिस बिकम्स -1, 8 एंड +1, ये आ चुका है वेक्टर। हमें फाइंड करनी थी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता है हमें, दोनों की डॉट मल्टीप्लीकेशन करी जाएगी सी वेक्टर के साथ ना, 5, 4 एंड 3, और डिवाइड में सी का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन का तो हमेशा फॉर्मूला लगता है डायरेक्टली, और कुछ नहीं करना होता, ये आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन कर लो। सो -5 + 3 -2 बन गया, 30 बन गया ऊपर, और नीचे √50 तो 5√2, सो 6/√2 वुड बी द आंसर, दैट मीन्स 3√2। ये चीज आ चुकी है, ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट। यस तो बढ़िया क्वेश्चन था, कोप्लेनर के कंसेप्ट का भी यूज हो गया, रोटेशन के कंसेप्ट का भी यूज हो गया, और ये वाली जो इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट थी इसका भी मुझे आइडिया लग गया कैसे यूज करना है नेक्स्ट टाइम से इसको, और प्रोजेक्शन का भी यूज हो गया। कितने सारे कंसेप्ट यूज हो गए एक ही क्वेश्चन के अंदर, राइट? ठीक है, तो इसी के साथ दिस सेशन इज कंप्लीट। कोशिश करिए हमने मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो जाएं, जो कंसेप्ट ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो हम ज्यादा अच्छे से कवर कर लें, उसके ज्यादा क्वेश्चन लेके कवर कर लें। यस इसके अलावा अगर आपको टॉपिक वाइज 3√2 इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, राइट? ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।